नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। So let's start with the rule 5. Rule 5 is very important for your prelims and very important for your mains as well. What is this? See, you have presented the application. आपने एक फ्रेम, एक as per rule 2 आपने एक अपनी एप्लीकेशन फ्रेम की, आपने as per rule 3 उस एप्लीकेशन को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन प्रेजेंट होकर के आ चुकी कोर्ट के सामने, तो when on what grounds this application may be rejected, कौन कौन सी ग्राउंड्स पर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, इसके बारे में जो ग्राउंड्स है, 7 ग्राउंड्स है A to G। these grounds are mentioned in rule 5, एंड ये क्वेश्चन मेंस में हो सकता है कि ऑन व्हाट ग्राउंड सच एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। तो आपको A से लेकर के G तक सभी ग्राउंड्स को आपको याद रखना होगा। दूसरी बात क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड्स ऑन व्हाट ग्राउंड एन एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, निम्नलिखित दिए गए आधारों में से किस आधार पर एक ऐसी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, अस्वीकार की जा सकती है। तो आपको इसीलिए ए से लेके जी तक आपको सभी प्रावधानों को बहुत अच्छी तरीके से रटना पड़ेगा। आई एम यूजिंग द वर्ड रटना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न थोरोली दिस वर्बेटम। तो कर लेंगे आप लोग ये, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नाउ गो टू द स्लाइड्स टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आर द ग्राउंड्स, हमें कैसे कैसे समझना है इसमें। बढ़े आगे चलिए। दिस इज व्हाट रूल 5, it is rejection of application, and this is the question, first question in your prelims, which rule deal with the rejection of the application. This is rule 5, number 1. The court shall, they have used the word purposely here, it is what, rule 5, shall. The court shall reject, it is mandatory. It means in the following grounds reject an application for permission to sue as an indigent person. Number A, yeah, this is A, where it is not framed and presented, दो बातें हैं, not framed number 1 and presented number 2 in the manner prescribed by rules 2 and 3। ये मैं आपको समझा चुका था जब मैंने आपको रूल 2 और 3 समझा रहा था। When I explained you rule 2 and 3, then I told you that if you violate rule 2 and if you violate rule 3, then this application may be rejected, and this is where it is mentioned. It is mentioned under the clause A of rule 5. This is one of the ground. Please समझ लीजिए इस बात को, तो प्लीज समझ लीजिए इसको ना। प्लीज से दिस साइड what? So this is what the ground A. Ground A, when an application can be rejected, what is mentioned in clause A? Simply when your application is not framed as per requirement of this, as per requirement of rule
2 और द रूल 3 इट इज नॉट फ्रेम्ड और इट इज नॉट प्रेजेंटेड। सिंपली सी बात है। रूल 2 में क्या था? रूल 2 में था कंटेंट्स की बात थी। क्या थी? ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट, it should be there should be annexer, there should be schedule of movable or immovable property with estimated value thereof, and third requirement was what of signature and verification as in case of pleadings। ठीक है, वो 3 ग्राउंड जो मैंने समझाए थे आपको रूल 2 में, अगर उनका if all those 3 rules are not followed, if the application is not that format as per rule 2, your application will be rejected। And now it was to be presented either in person or through authorized agent। and authorized agent कौन सा था? who can answer all the material questions and who can be examined as the applicant। अगर वैसे नहीं है, even in that case your application may be rejected। तो this is all about A। इससे ज्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें। नंबर 2 पर आ जाइए। this is B and again read the language। this is what B, where the applicant is not an indigent person। this is what, जब applicant indigent व्यक्ति ना हो, निर्धन नहीं हो। क्या मतलब इस बात का? समझिए। देखिए, एप्लीकेशन क्या है कि मैं निर्धन व्यक्ति हूं, and when the court comes to the conclusion then that he is not indigent person, तो it's very natural that your application shall be rejected। तो ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? इससे पहले रूल 4 को फॉलो करना पड़ जाएगा। रूल 4 में क्या था? एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट। मैं दिखाता हूं आपको। देखिए क्या था रूल 4। दिस वाज द रूल, दिस वाज द रूल 4 फॉर यू। प्लीज सी द स्लाइड। दिस वाज द एग्जामिनेशन। यू हैव सीन दिस। से दिस regarding the merits of the claim and regarding the property of the applicant you may be examined। एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट। समझ में आई? ध्यान आया नहीं आया? रूल 4 समझा चुका मैं आपको। तो देखिए यहां पर ये, प्लीज सी दिस साइड नाउ, सी दिस साइड। So when you have been examined on merits of the claim or the property of the claim of applicant, and now the court comes to the conclusion of what? Court comes to the conclusion of this, that he is not the indigent person। The only thing is what? He shall be what? This application shall be rejected। Now come to the C part। This is very important for you। C part is a little bit lengthy और थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। है क्या? ये क्या है? इसको समझाता हूं। देखिए, मैं समझाने से पहले पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है ना? प्लीज गो टू स्लाइड नाउ। दिस इज सी, वेयर ही हैज विदिन 2 months, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस 2 months। P फॉर फिल्म्स लिख लीजिए। इट इज अ P, डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी। विदिन 2 months ही हैज डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी fraudulently or in order to be able to apply for permission to sue as an indigent person। समझे आप ये? तो he has क्या, what he has done? He has disposed of his property। एक बात, why dispose? Fraudulently or in order to apply for the permission to sue as an indigent person। वो indigent person के रूप में आप परमिशन लेने में सफल हो पाए, एबल हो पाए, एबल टू अप्लाई फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। निर्धन व्यक्ति अपने को दिखा पाए, इसलिए उसने भी प्रॉपर्टी ही कम कर दी। लेकिन 2 months कब से काउंट होने? नेक्स्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन। अब इसको बात समझ लीजिए, इसमें है क्या बात है? 2 बात कर लेते हैं इसमें। क्या समझाया जा रहा है? प्लीज सी दिस साइड। देखिए, ये कब स्थिति है? What is your application? Your application is that you want to sue as an indigent person। You want to sue as an indigent person। आप अपने को निर्धन व्यक्ति दिखाना चाहते हैं। निर्धन व्यक्ति कैसे दिखाएंगे? As per the rule 1। रूल 1 के एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंगली। वहां पे क्या था? There were 2 prescribed criteria। कौन कौन से क्राइटेरिया थे वहां पर? नंबर 1 कि you don't have sufficient means to pay the requisite court fees। Number 2 when your worth is not up to the you are not worth equal to the 1000 rupees। तो तब आपको इंडिजेंट, हम लोग इंडिजेंट कोड घोषित कर सकते हैं। ये आप जानते हैं, हम लोग समझा चुके हैं। 2 क्राइटेरिया से यहाँ पर ही है। अब यहाँ पर क्या है कि सपोजली कि नो आपको जिद है कि नो आई विल एनी हाउ आई विल टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट। मैं कोर्ट से परमिशन लूंगा ही लूंगा। आपको परमिशन है, मतलब आपको जिद है कि नहीं मुझे परमिशन चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्हाट यू थॉट कि अभी तो मेरी प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन होगा। क्यों कैलकुलेशन होगा? बिकॉज ऑफ द रूल 2 में व्हाट वाज द रूल 2 रिक्वायरमेंट? सी दिस रूल 2। दिस वाज द रूल 2। दिस वाज द रूल 2। रूल 2 में रिक्वायरमेंट क्या थी? एक शेड्यूल देना था आपको। दिस वाज द शेड्यूल फॉर दिस। सी दिस इज
this was the schedule of your movable property or the movable property. You see the slide, please. Schedule of the movable property or immovable property belonging to the applicant with the estimated value thereof shall be annexed. ये मैं समझा चुका हूँ रूल 2 में आपको एक शेड्यूल देना पड़ेगा. See this side now. आपको शेड्यूल देना पड़ेगा, एक शेड्यूल में उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू देनी पड़ेगी. अब आपको लग रहा है, if you think that if I give all the property, if I mention all the property in the schedule, then I may not be able to sue as indigent person. फिर हो सकता है मैं एज इंडिजेंट पर्सन ना घोषित हो पाऊं, मुझे परमिशन ना मिले. तो व्हाट इज द वे आउट? वे आउट ये है इसमें कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देता हूं. ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी. तो मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, उतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो मैं जितनी प्रॉपर्टी कम दिखाऊंगा उतनी फिर मुझे परमिशन मिलने के चांस बढ़ जाएंगे मेरे. तो आप ऐसा सोचते हुए, इसलिए उन्होंने कहा है कि दिस इज व्हाट, सी दिस, फ्रॉडुलेंटली, ही डिस्पोज हिज प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली. ठीक है. व्हाई? इन ऑर्डर टू एबल टू अप्लाई फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, ताकि वो इंडिजेंट पर्सन के रूप में आए. तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डिस्पोजिंग ऑफ योर प्रॉपर्टी. व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिस्पोजल? जस्ट बिकॉज यू वांट टू सीक द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन. निर्धन व्यक्ति के रूप में आपको एक वाद लाने की कोर्ट की परमिशन मिल जाए, कोर्ट की आज्ञा मिल जाए, कोर्ट की सहमति मिल जाए, इसलिए आपने अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कर दिया. समझ में आता है? अब इससे मैटर क्या करता है, कहां से क्या, कब किया? दैट इज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट टाइम इज व्हाट, 2 months, 2 महीने के अंदर. लेकिन किसके अंदर? नेक्स्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन. जो आपने एप्लीकेशन प्रेजेंट की है, उससे 2 महीने पहले तक, बस 2 महीने का टाइम हुआ. यानी कि अगर आपने 1 जुलाई में अगर आपने एप्लीकेशन प्रेजेंट की है, तो फिर इससे पहले के 2 महीने, पूरा का पूरा कंप्लीट जून एंड कंप्लीट मई, विद इन दीज 2 months you have disposed of your that property. In that case your application will be rejected. Now you see, सब it means what, अगर आपने 2 महीने से ज्यादा टाइम लिया हो, अगर आपने अप्रैल में किया हो means now there are more than 2 months. In that case you will not be covered under clause C. समझ रही बात आपको? तो 2 months का जो क्राइटेरिया है, you will not forget, this is the question for your prelims. 2 months का क्राइटेरिया एंड 2 months कहां से कैलकुलेट होंगे वो भी ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को प्रेजेंट करने से ठीक 2 महीने पहले अगर आपने प्रॉपर्टी का डिस्पोजल किया है इस पर्पज के लिए, देन योर एप्लीकेशन मे बी रिजेक्टेड एज पर द ग्राउंड सी. तो कैन वी मूव फॉरवर्ड? प्लीज, इसमें एक ट्विस्ट और है थोड़ा सा, और वो क्या है, वो इसके प्रोविजियो में है, प्रोवाइडेड दैट. तो नाउ आई रीड इट फॉर यू. प्रोविजियो है क्या, एक बार रीड करना जरूरी होता है, उससे आपके माइंड में लैंग्वेज जाती है. मैं समझा सकता हूं, लेकिन लैंग्वेज क्यों पढ़वाता हूं कि एटलीस्ट कम से कम मेरे हिसाब से पढ़ लोगे आप लोग. तो प्लीज रीड योर ब्रेक विद मी. सी दिस, प्रोवाइडेड दैट no application shall be rejected. Oh my god, what is this? No application shall be rejected means dispose भी कर दी प्रॉपर्टी आपने, and even dispose भी कर दी प्रॉपर्टी, disposed, फिर भी क्या करें? No application shall be rejected. Even in that condition your application shall not be rejected. लेकिन कब? If even after the value of the property disposed of by the applicant is taken into account, the applicant would be entitled to sue as an indigent person. So this is the correct language. मैं इसको समझाता हूं, फिर दोबारा समझाऊंगा इसको स्लाइड में ही. ऐसा समझिए. देखिए ये प्रोविजियो क्या कह रहे हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजियो you will see it is not enough. See, कि ऐसा नहीं होगा कि you will see only the dispose. He has disposed of the property. डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी के साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू कितनी थी. मान लीजिए आपने जो प्रॉपर्टी डिस्पोज की वो 1 लाख रुपए की थी. द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्पोज वाज ऑफ 1 लाख रुपीज, एंड नाउ आफ्टर दैट योर वर्थ इज ऑफ ओनली 2 लाख रुपीज, बट द कोर्ट फी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इज ऑफ 4 लाख रुपीज. तो अगर ये 1 लाख की प्रॉपर्टी आपने नहीं बेची होती, उतनी वैल्यू आपकी आज की डेट की वर्थ में ऐड भी कर ले हम, तब भी आपकी वैल्यू आपको इंडिजेंट घोषित किया जा सकता था. नहीं यही बात समझ में? इसको ऐसा समझिए. तो प्लीज गो टू द स्लाइड. तो प्लीज सी दिस स्लाइड. आप यू सी दिस इज व्हाट
court fees required is 3 lakh rupees. What is this? Court fee required is 3 lakh rupees and now you dispose the property dispose equal to उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीस की। आपको कोर्ट फीस कितनी देनी है? 3 लाख रुपए। आपने प्रॉपर्टी बेच दी, कितनी बेच दी? 1 लाख रुपया। असेट्स आफ्टर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी कितने हैं? 1 लाख रुपए। आपके पास कितना पैसा बचा भी? प्रॉपर्टी डिस्पोज करने के बाद भी कितना पैसा बच रहा है? 1 लाख रुपया। तो अगर आपने ये प्रॉपर्टी नहीं भी बेची होती, इन दोनों को मिलाकर के भी आपको कितने होते? 1 + 1 = 2 लाख। तो तब भी आप 3 लाख के कोर्ट फीस को पेमेंट नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसे केस में ये कह रहे हैं कि अगर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को जोड़ भी लिया जाए और उसके बाद भी अगर आपका जो स्टेटस है वो इंडिजेंट ही रहने वाला था, तब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। समझे आप लोग? तो आप दोबारा समझ लीजिए इसको इस तरीके से, प्लीज सी दिस साइड। तो समझे आप? नहीं समझे? आप क्या कह रहा हूं मैं कि ये देखा जाएगा कि अगर आपने जितनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया है, जितनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया है, कि अगर आप उसकी वैल्यू को भी ऐड करने के बाद भी आपका स्टेटस इंडिजेंट ही रहता, इन दैट केस योर एप्लीकेशन शैल नॉट बी रिजेक्टेड। ऐसी स्थिति में आपकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। समझे नहीं समझे आप लोग? तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि यू विल नॉट सी ओनली कि डिस्पोज एज इन ओ सर ही डिस्पोज द प्रॉपर्टी। नो, you will not concentrate only on the disposal of the property, rather you will see the effect of the disposal on his total asset. आप केवल ये नहीं देखेंगे कि उसने प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया, प्रॉपर्टी डिस्पोज करने के बाद में उसके एसेट्स की स्थिति क्या है। क्या डिस्पोज प्रॉपर्टी को इंक्लूड करने के बाद भी हम उसको इंडिजेंट ही मानेंगे? तो ऐसी दशा में उसको हम उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। ये मैंने आपको समझा दिया, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब इसकी एप्लीकेशन को दोबारा पढ़ लीजिए, इसकी रीडिंग एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये था, देखिए दोबारा पढ़ते हैं हम लोग इसको। देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। ये कब, ये क्या लिखा है? मतलब नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। कब? इफ यदि even after the value of the property disposed of by the applicant is taken into account, कि यदि जो प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दी गई है उसकी वैल्यू को अकाउंट किया जाए, उसकी वैल्यू को जोड़ दिया जाए, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज टेकन इनटू अकाउंट, तब भी क्या होगा? उसके बावजूद भी क्या हो? The applicant would be entitled to sue as an indigent person. तब भी वो जो एप्लीकेंट है he would be entitled to sue as an indigent person, वह निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने में समर्थ होता। ऐसी स्थिति होगी तब in that case no application shall be rejected. So this was the rule what? That where he within 2 months, how many months? 2 months he has disposed of any property. कोई सी any property means movable property or immovable property fraudulently in order to be able for to apply for permission to sue as an indigent person. कब? Next before the permission of the 2 months. कब? Within 2 months next from the presentation of the application. लेकिन प्रोविजियो कहता है कि नहीं, जब डिस्पोजल होने के बाद भी हम ये देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी रह गई है और क्या उसको ऐड करने के बाद भी क्या वो एंटाइटल्ड होता है इंडिजेंट सू करने के लिए और नॉट। तो इस सबको देखते हुए आपको ध्यान रखना। नाउ कम टू द क्लॉज डी, इसको मैं पढ़वा सुनाता हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। द कोर्ट शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन कब? डी, वेयर हिज एलिगेशंस डू नॉट शो ए कॉज ऑफ एक्शन। उसने जो अपनी एप्लीकेशन दी है उसको पढ़ने के बाद में जो उसमें एलिगेशंस लगाए हैं, अकॉर्डिंग टू दोज एलिगेशंस नो कॉज ऑफ एक्शन इज मेड आउट, देयरफॉर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। नथिंग टू explain in this case, and in this case this is clause E, where he has entered into an agreement with reference to the subject matter of the proposed suit, and in that under which any other person has obtained an interest in such subject matter. इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से, मैंने आपको E पढ़ के समझाया, अब समझिए सब। देखिए क्या है, देखिए now come to E. What is this E?
वेयर ही हैज एंटर्ड इनटू एनी एग्रीमेंट, जब वो व्यक्ति किसी के साथ किसी करार में, जब उसने किसी के साथ कोई करार कर लिया है, ठीक है, व्हेन ही हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, तो इफ आई एम द एप्लीकेंट seeking for the permission to sue an indigent person, then I have entered an agreement into with you. I have entered into any agreement with you. मैंने आपके साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया है. Now this agreement is for what? This agreement is with reference to the subject matter of the proposed suit. जो सूट में लाना चाहता हूं उसकी जो विषय वस्तु है उसके संबंध में ये एग्रीमेंट किया है. This agreement is not general agreement. This agreement is in reference to with reference to the subject matter of the proposed suit. जो प्रस्तावित वाद है, जो प्रस्तावित केस है, उसकी जो विषय वस्तु है उससे संबंधित मैंने आपसे एग्रीमेंट किया है. This agreement is not simple agreement. This agreement is what with reference to the subject matter of the proposed suit. ध्यान रखना. तो नंबर 1, he has entered into an agreement. Number 2, this agreement is with reference to the proposed suit property. 1 point. Now you have entered into an agreement. बात समझ में आ गई यहाँ तक? Secondly क्या? Within that agreement, under which, what happened in that agreement? Under that agreement, under which any other person has obtained an interest in the subject matter. उस subject matter में, उस विषय वस्तु में किसी अन्य व्यक्ति के हित समाहित हो गए हैं. उस व्यक्ति ने आपसे एग्रीमेंट करके उस विषय वस्तु में अपने हित साध लिए हैं, उसका भी हित उसमें आ गया है. नाउ यू दिस फॉर द सूट प्रॉपर्टी. अभी सूट प्रॉपर्टी हुई नहीं है, लिस्पेंडेंस नहीं है, क्योंकि अभी राइट नाउ यू हैव नॉट एंटर्ड इनटू एन, यू आर सीकिंग ओनली एज ए परमिशन. आपने क्या किया? एग्रीमेंट कर लिया. आपने एग्रीमेंट में क्या किया? जैसे मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी थी और मैंने आपसे एग्रीमेंट कर लिया कि देखो ये प्रॉपर्टी में मैं आपको बेच दूंगा, या इसका आधा पोर्शन मैं आपको बेच दूंगा, या इसका 1/4 हिस्सा मैं आपको बेच दूंगा. तो अगर आप मुझसे एग्रीमेंट ऐसा करते हैं तो इस एग्रीमेंट में क्या हुआ? यू हैव ऑब्टेन्ड एन इंटरेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी? दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रपोज्ड सूट. सही है. अगर आपने उस एग्रीमेंट के द्वारा उस संपत्ति में उस सब्जेक्ट मैटर को हिस्सा क्रिएट कर लिया अपना, तो ऐसी स्थिति में दैट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड. समझ में आया? आपको नहीं आया? समझ रहे? अभी मैं दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए. प्लीज सी द स्लाइड. देखिए, वेयर ही हैज एंटर्ड इनटू एनी एग्रीमेंट, जब वह किसी के साथ किसी करार में, किसी का कोई करार करता है, ठीक है. एग्रीमेंट कैसा? एग्रीमेंट with reference to the subject matter of the proposed suit. This agreement is with reference to the subject matter. समझे? This is not general agreement. This agreement is with reference to the subject matter of the proposed suit. मतलब जो प्रस्तावित वाद है, प्रस्तावित वाद की जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, उसके विद रेफरेंस, उसके संबंध में यह करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, किसी के साथ हुआ. ठीक है. अंडर विच, जिस एग्रीमेंट के अंतर्गत एनी अदर पर्सन, कोई अन्य व्यक्ति, हैज ऑब्टेन्ड एन इंटरेस्ट, उसमें एक अपना इंटरेस्ट ले लिया है. किसमें? इन सच सब्जेक्ट मैटर, उस सब्जेक्ट मैटर में उसका अपना कोई इंटरेस्ट हो गया. इन दैट केस, अंडर क्लॉज ई, दैट एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड. होप यू गॉट इट. नाउ प्लीज कम टू द क्लॉज एफ. वेयर द एलिगेशंस मेड, जो कंप्लेंट में आपने, जो एप्लीकेशन में आपने एलिगेशंस लगाए हैं, where the allegations made by whom? Made by the applicant. Allegations made by applicant. In which? In the application show that, what show? This show the suit would be barred by any law for the time being in force. तो this was the F clause. क्या समझिए इसको. Now what you have made allegations in your application, जो आपने एवरमेंट्स किए हैं अपनी एप्लीकेशन में, एज ए जज यू रेड, मैंने एज ए जज आई रेड दोज एलिगेशंस. ठीक है. आपने एप्लीकेशन व्हाट एवर यू रोट, आई रेड ऑल दोज एलिगेशंस, एंड आफ्टर दैट आई केम टू नो, ओह दिस इज अ रिकवरी सूट, एंड मोर देन 3 years हैज elapsed. 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया है. इन दैट केस
दिस सूट शुड बी बार्ड बाय लॉ, इस सूट को तो बार हो जाना चाहिए. इट इज नॉट, वी कैन नॉट, आई कैन नॉट एंटरटेन इट. सूट वुड बी वॉट बाय लॉ. समझ रहे आप? इट मे बी लिमिटेशन एक्ट और इट मे बी एनी अदर, इट मे बी बार्ड बाय द रेस जुडिकेटा एज वेल. So basically this suit is barred by law. If the court comes to the conclusion then what? लेकिन है क्या? मजे की बात देखिए, फिर दोबारा दिखाता हूं स्लाइड को. देखिए है क्या, खास बात क्या है इसमें. This is what? Where the allegations show that this is not on the basis of the anything contended या contested by the opposite party. opposite party का तो नाम ही नहीं आया अभी तक यहाँ पर. on the basis of the allegations made in the application, उस allegations के आधार पर, those allegations show that the suit would be barred by any law for the time being in force. उसी application में जो allegations लिए हैं उसके आधार पे ही ये दिखता है कि ये सूट barred होगा. समझे? there is nothing by the government pleader or by the opposite party. This is not the defense of the opposite party. This is not the defense of government pleader. This is only on the basis of the allegations. Which allegations? Which are made by the applicant. Where he made the applicant these allegations? He made such allegations in the application, and these allegations show one thing, that suit would be barred by any law for the time being in force. So this is F. I hope you got it now. समझे आप लोग? F में when the suit is barred by law, the application shall be rejected, and the basis of coming to the conclusion will be what? The application of the applicant. Now please come to the G part, and this is the 7th ground of the rejection. What? Where any other person has, please see the slide. Where any other person has entered into an agreement with him to finance the litigation. Again, this is the agreement. See, we have seen something in clause E, and this is G. E में क्या था? Agreement था. Again E में agreement था, G में भी agreement है. Difference क्या है? समझिए. In the E clause, you have entered into an agreement, but in that case someone else, someone third person has gained an interest in the subject matter. subject matter में उसका interest था. यहां पर क्या है? G clause में क्या है? I am only financing your litigation. If you are too poor, I have agreed to finance your litigation. and in that case क्या होगा? तो मैं फाइनेंस ही कर रहा हूं, तो why are you seeking the help of the court then? You came to me that you are a निर्धन व्यक्ति, you are an indigent person, and you are seeking the help of the court because you are not able to pay the requisite court fees. That's all. But record shows something else. Record, you are taking finance from someone else. So if you are taking some finance from litigation, why are you before the court then? Your application is rejected. So guys, this is what 1A to G, 7 grounds on the basis of which an application may be rejected, and this is very important for your prelims. All the grounds should be on tips. पहले भी कह चुका हूँ, सभी ग्राउंड्स आपके टिप्स पर होनी चाहिए. मेंस में आएगा तो सभी लिखेंगे निम्नलिखित. एन एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H G. एंड प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड एन एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड. तो आपको ये पता होना चाहिए. मान लीजिए A B C दे दें और फिर कर दें ऑल ऑफ द अबव. तो अब अगर आपने ढंग से याद नहीं कर रखा है तो हो सकता है कि आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएं. तो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, प्लीज लर्न ऑल दीज A to G. अब समझिए, अब तक आप केस में देखिए, इस केस में, इस वाले चैप्टर में इतना लेंथी प्रोविजंस है. आप यू डोंट नीड एनी केस लॉ. देयर इज नो सच इंपॉर्टेंट केस लॉ व्हिच शुड बी अननेसेसरली इंक्लूडेड इन दिस. तो देयर इज नो नीड ऑफ केस लॉज. अगर आपने इतने भी याद करके लिख दिए तो मोर देन सफिशिएंट है ये. सही है. अब इससे हम आगे बढ़ते हैं. अभी तक क्या हुआ? एप्लीकेशन हैज बीन framed, application has been presented, applicant or his agent may has been examined. Okay, and now you have seen the कोई ground नहीं है इसमें रिजेक्शन का भी. तो और क्या क्या प्रोविजन है इससे संबंध में? Now we will go by that. There comes the inquiry now, and for that purpose very important provisions is now come to the next part. Please see this now.
बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।